आप सभी को मेरा नमस्कार। क्यों डरें, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम। कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ में आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था, हेस्टिंग को पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स की बात करें तो ये स्थापन्य गवर्नर थे। स्थापन्य क्या होता है, जब कोई अस्वस्थ हो या पदरिक्त हो तो उसके स्थान पर जो आता है उसे स्थापन्य गवर्नर कहते हैं। तो कैसे गवर्नर थे, स्थापन्य गवर्नर थे। तो इनके बारे में किया जाए तो इस समय विशेष क्या था, तो इनके समय काल में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड एम्हस्टर्ड। लॉर्ड एम्हस्टर्ड बनते हैं जो कि 1823 से लेके 1828 तक इनका कार्यकाल होता है। इनकी बात करें तो ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर से मिले थे। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है कि वह निम्नलिखित में से कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से मिले थे। तो कौन मिला था, लॉर्ड एम्हस्टर्ड मिले थे। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था, जिस युद्ध की समाप्ति 1826 में यांडूब की संधि होती है। यांडूब की संधि से इस प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति होती है। तो इन्हें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आपसे पूछा सकता है वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबर के स्तर पर मिला था। तो 1827 में लॉर्ड एम्हस्टर्ड मिले थे। अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें जो अभी तक कहला रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो जब हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहलाया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। क्या बनते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक चलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, शारीरिक सरकारी सेवाओं में जो सुधार किए, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए जो अत्यंत सराहनीय हैं। जैसे कि बात करें तो सर्वप्रथम वहाँ बात करते हैं सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत जो कि 1829 में हुआ। कई छोटे एग्जामों में क्वेश्चन बन जाता है सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो कई बार मैंने देखा है, वो लोगों ने कहा भी है कि ऑप्शन में 1929 और 1829 होता है, तो गलती से वो उनका 1929 हो जाता है। तो अच्छे से याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ, कब हुआ, 1829। तो सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा जो एक तरीके से हम कह लें एक सामाजिक कुरीति के रूप में विद्यमान है। जैसे कि सुना जाता है एक प्रथा थी जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा क्या थी, जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को प्राप्त करना चाहते थे, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को,
तो क्या है, वो अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए वो अपने सभी महिलाओं से, विधवा महिलाओं के साथ एक जलते हुए कुंड में कूद जाती हैं, तो उसे कहा गया जौहर। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, जौहर किया। तो वहीं से जिन्होंने जौहर किया तो उन्हीं को सती कहा जाने लगा। तो एक तरीके से जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था तो ये मुगल काल में भी था। तो उसमें क्या होता था कि जब किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो क्या करती थी, वो खुद को सती कर लेती थी। इट मीन्स क्या कर लेते थे, आत्मदाह कर लेती थी, क्योंकि वो मुसलमानों या अंग्रेजों आदि के हाथों में नहीं आना चाहती थी। वो अपने आत्मसम्मान की, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वो खुद सती हो जाती थी। ये परंपरा लगातार बनी रही, जो कि एक समाज कुरीति के रूप में फैली थी। तो जब कोई हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो उसी के साथ में उसकी पत्नी को भी आत्मदाह करना होता था। अब ये एक तरीके से सामाजिक कुरीति थी। तो नियम 17, ये आपको रोमन में दिख रहा होगा। नियम 17 के अनुसार सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया। प्रारंभ में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में, फिर 1830 से बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो जब सती प्रथा की बात आती है तो यहाँ पर एक और नाम जुड़ जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसलिए ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक बहुत टैलेंटेड पर्सन थे, जो कई भाषाओं का ज्ञान था, कई सारी उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कार्य भी किए, उनके अंतर्गत नौकरी भी की। उसके बाद नौकरी छोड़कर वो सामाजिक सुधार में जुट गए। सामाजिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ विरोध किया और इसके खिलाफ आंदोलन किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सफलता से। राजा राम मोहन राय से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय। उसके अलावा राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। और आधुनिक भारत का जनक भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीति का अंत किया जाता है, इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता के द्वारा नियम पूछा जाए तो नियम 17 के द्वारा इसका अंत किया जाता है। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमन की नियुक्ति। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या करते हैं, 1803 में कर्नल स्लीमन की नियुक्ति करते हैं, और कर्नल स्लीमन द्वारा 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया जाता है। उस समय ठग अपनी चरम सीमा पर थे, जो जगह जगह ठगी प्रथा थी, उसका अंत किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। अगला, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। अब सरकारी सेवाओं में भेदभाव था, भेदभाव किस आधार पर था, बात करें रंग रूप, जाति धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अब भेदभाव बहुत चीज़ें हमने पढ़ी, सैनिक विद्रोह पढ़े, तो क्यों पढ़े, जब भेदभाव की नीति होती थी तभी सैनिक विद्रोह होते थे। तो जब यहाँ पर शारीरिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में क्या होता था, भेदभाव होता था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया, धारा 87 के द्वारा क्या किया, योग्यता को ही सेवा का आधार मान लिया, योग्यता। अब यहाँ पर ना रंग रूप, ना जाति धर्म, ना जन्म मूल स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के स्थान पर सरकारी सेवाओं में भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। उसके बाद बात करें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय जाता है। एक कमेटी का गठन होता है, और यहाँ पर 1835 में मैकाले आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देता है। लॉर्ड मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी बनाते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, जिसे निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। मैकाले कहते हैं कि जो शिक्षा है अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को दी जाए, और उससे निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन, उससे फिल्टर होकर निम्न वर्ग तक वो खुद ब खुद पहुंच जाएगी।
ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं, वो क्या कौन सा सिद्धांत देते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन सिद्धांत, कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए और खुद ब खुद छन कर वो निम्न वर्ग तक फैल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले 1835 लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी मान लिया जाता है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर, और कब, 1835 में। तो लॉर्ड मैकाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। उसके बाद कलकत्ता मेडिकल की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। सन 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन यहाँ से जितना हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाएं, इसे अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं कहता हूँ एग्जाम ही क्यों, आपके जनरल जीवन में भी इन चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि सती प्रथा हमारे समाज से जुड़ी ही सामाजिक कुरीति थी। उसके अलावा ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारा इतिहास है, इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।